एक 60-62 साल का आदमी सड़क पर चले जा रहा था। उसके पीछे कुछ लोगों की भीड़ आ रही थी। उनमें से कुछ लोग उसकी फोटो खींच रहे थे तो कुछ लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। उस आदमी के एक हाथ में लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी थी और दूसरे हाथ में एक औरत का सिर, जिस सिर में से अभी भी खून टपक रहा था। उस आदमी के दोनों हाथ खून में सने हुए थे और वो बेसुध सड़क पर एक दिशा में चले जा रहा था। पुलिस वाले जब छानबीन करना शुरू किए और उसके घर जाकर के देखे तो उसके घर में एक महिला की लाश पड़ी हुई थी, जो कि 4 टुकड़ों में बटी हुई थी और पूरे कमरे में खून बिखरा हुआ था। ये दृश्य वाकई में देखने में बहुत ज्यादा भयावह था। क्या है इस कहानी के पीछे की सच्चाई, कौन था वो आदमी और कौन थी वो औरत, ये सारी चीजें जानने के लिए देखें इस वीडियो को अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं पीयूष कहानी वाला चैनल पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। ये बात है पुणे में कात्रज नाम के एरिया की। कात्रज की सड़क पर 9 अक्टूबर 2015 के दिन एक आदमी जा रहा था। उस आदमी को जो भी देखता था वो या तो डर जाता था, या तो उसकी फोटो या वीडियो बनाने लगता था, या तो फोन करके पुलिस कंट्रोल रूम में और पुलिस स्टेशन पे उसके बारे में जानकारी देने लगता था। कुछ लोग उसके पीछे पीछे भी भीड़ लगा करके चले आ रहे थे। इन सब चीजों का कारण ये था कि उस आदमी के एक हाथ में कुल्हाड़ी थी और दूसरे हाथ में एक औरत का कटा हुआ सर। उस आदमी के दोनों हाथों पे और पूरे कपड़ों पे काफी ज्यादा खून लगा हुआ था। जब वो आदमी सड़क पर जा रहा था और जब वो भारतीय विद्यापीठ पुलिस स्टेशन के पास वाले चौराहे पर पहुंचता है तो वहां पर उसे ट्रैफिक पुलिस वाले रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो रुकता नहीं है। वो उसे बहुत ही ज्यादा ठंडे दिमाग से और बहुत ही शांत तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी डर समा जाता है उस व्यक्ति को देख करके। क्योंकि उसका हुलिया ही ऐसा था कि उसको देख करके कोई भी सामान्य आदमी उस समय बहुत ज्यादा डर जाता। उसके एक हाथ में कुल्हाड़ी थी, एक हाथ में किसी का कटा हुआ सर, पूरे शरीर में उसके खून लगा हुआ था और वो बेसुध सा सड़क पर चलता चला जा रहा था। मगर तभी वहां पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और थाने से सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पहुंचने के बाद वो लोग भी उससे काफी शांत तरीके से वो कुल्हाड़ी और सर को जमीन पर रखने के लिए कहते हैं। थोड़ा अच्छे से समझाने के बाद और उससे अच्छे से बात करने के बाद उसने कुल्हाड़ी तो जमीन पर रख दी, मगर वो उस सर को जमीन पर नहीं रखा। वो उस सर को पास के तालाब में ले जाकर के फेंकना चाहता था। पुलिस वाले उसको समझाए और उसको रोकने की कोशिश किए, मगर वो रुका नहीं। जिसके बाद पुलिस वालों ने उस कुल्हाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और उस आदमी को दबोच करके पकड़ लिया और पुलिस थाने ले करके गए। पुलिस थाने ले जाने के बाद सब इंस्पेक्टर ने उस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर को भी फोन करके वहां पर बुला लिया और जब उनको इस पूरे वाकये के बारे में पता चला तो वो भी बहुत ज्यादा अचंभित थे। उस आदमी से पूछताछ के बाद सीनियर इंस्पेक्टर ने सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स की अपनी एक टीम को बुलाया और बुलाने के बाद उनको साथ लेकर के और उस शख्स को साथ लेकर के वहां से उसके घर के लिए रवाना हुए। क्योंकि पूछताछ के दौरान उस शख्स ने यह बताया था कि ये सर उसकी बीवी सोनबाई का है और उसने अपनी बीवी का कत्ल अपने घर पर ही किया है। पुलिस वाले उस शख्स को लेकर के कात्रज पहुंचे। उस शख्स का घर कात्रज में ओसवाल बिल्डर्स के खाली पड़े हुए एक प्लॉट पे साइड में था। जब पुलिस वाले उस 3 कमरे के घर के पास पहुंचते हैं तो वहां पर पहले से काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को साइड करने के बाद जब पुलिस वाले उस घर के सामने पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस घर का दरवाजा पहले से खुला हुआ है और उस घर के आगे वाला जो पहला कमरा था, उस कमरे का दृश्य देख करके पुलिस वालों का भी दिल सहम गया। उस कमरे में चारों तरफ खून ही खून था और उस कमरे में एक औरत की सिर कटी हुई लाश थी, जो कि
4 टुकड़ों में बटी हुई थी। ये देखने के बाद एक बार तो पुलिस वाले थोड़ा सहम जाते हैं, मगर उसके बाद वो ये भी देखते हैं कि उसी कमरे के आगे एक और कमरा होता है जो कि बाहर से बंद रहता है। उस बंद कमरे को जब पुलिस वाले खोलते हैं तो उसमें से एक महिला और 2 बच्चे निकलते हैं। वो महिला उस शख्स की बहू थी और वो दोनों उसके बच्चे। अभी इंस्पेक्टर साहब उस महिला से पूछताछ कर ही रहे होते हैं कि तब तक वहां पे असिस्टेंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर फॉरेंसिक टीम को लेकर के पहुंच जाते हैं। फॉरेंसिक टीम वाले अपनी वहां पे जो भी कार्रवाई होती है उसको पूरी कर लेते हैं। उसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उस शख्स को लेकर के पुलिस वाले थाने आ जाते हैं। थाने आने के बाद जब पुलिस वाले उस शख्स से पूछताछ शुरू करते हैं तो ये पता चलता है कि वो शख्स कर्नाटक के गुलबर्गा नाम की जगह का रहने वाला था। उसका नाम रामचंद्र था और उम्र 63 साल थी। वो आदमी बहुत ही सामान्य परिवार का रहने वाला था। उसके पिताजी गांव में खेती करते थे और खेती से ही जो पैसा आता था उससे अपना घर चलाते थे। उसके पिताजी के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, इसलिए वो रामचंद्र को पढ़ा लिखा नहीं पाए थे। रामचंद्र अपने पिता के साथ खेतों में ही काम किया करता था और तकरीबन 40 साल पहले उसकी शादी सोनबाई नाम की एक औरत से हुई। शादी के बाद रामचंद्र गुलबर्गा से पुणे आ गया काम की तलाश में। पहले तो वो वहां पर छोटा मोटा काम किया करता था, मगर उसके बाद जब उसको ओसवाल बिल्डर्स के यहाँ नौकरी मिल गई वॉचमैन की, तो इसके बाद उसका जीवन थोड़ा ठीक हो गया। वो हंसी खुशी से रहने लगा। उसके 4 बच्चे हुए, जिसमें से 2 लड़कियां थीं और 2 लड़के। रामचंद्र ने अपने चारों बच्चों को पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया और जैसे जैसे समय बीतता गया और टाइम आता गया, उन्होंने अपने बच्चों की शादी की। उनके 3 बच्चों की यानी कि 2 लड़कियों की और 1 लड़के की शादी हो चुकी थी, जिसमें से बड़ी लड़की की शादी रामचंद्र ने गुलबर्गा में की थी और छोटी लड़की की शादी उन्होंने मुंबई में की थी। बड़े लड़के राजेश की भी शादी सुनीता नाम की लड़की से हुई और उन दोनों को 2 बच्चे भी हुए थे और राजेश अपने घर वालों के साथ ही यानी कि अपने माता पिता के साथ ही रहा करता था और छोटा बेटा उमेश भी नौकरी कर रहा था, मगर उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। रामचंद्र की बीवी सोनबाई वैसे तो अपने चारों बच्चों से बहुत प्यार करती थी, मगर उसका लगाव उसकी छोटी बेटी से कुछ ज्यादा ही था और शादी के बाद उसकी छोटी बेटी और दामाद से उसका लगाव थोड़ा ज्यादा ही रहा। शादी के बाद जब भी छोटी बेटी और दामाद घर आते थे तो वो ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके संग बिताने की कोशिश करती थी। यहाँ तक कि जब दामाद भी कभी अकेले आता था तो सोनबाई दामाद के साथ भी काफी ज्यादा टाइम बिताती थी और उसके संग काफी ज्यादा हंसमुख रहती थी। यहाँ तक कि फोन पर भी जब बातें होती थी तो सोनबाई काफी देर तक छोटी बेटी और दामाद से बात किया करती थी। ये सारी चीजें रामचंद्र को अच्छी नहीं लगती थी और इन बातों के लिए रामचंद्र ने सोनबाई को काफी बार टोका भी था, मगर सोनबाई ममता में उन दोनों से बातें किया करती थी और वो इस वजह से रामचंद्र की बातों पे कोई खास ध्यान नहीं देती है। समय बीतता रहता है और रामचंद्र के दिमाग में एक शक का कीड़ा अपनी जगह बनाने लगता है। रामचंद्र को यह शक होने लगता है कि सोनबाई और उसके छोटे दामाद के बीच में कोई नाजायज संबंध है, जबकि हकीकत यह थी कि ऐसा कुछ भी नहीं था और सोनबाई सिर्फ और सिर्फ खाली ममता की वजह से उनसे कुछ ज्यादा ही लगाव रखती थी और उनसे कुछ ज्यादा ही बातें किया करती थी। मगर कहते हैं ना कि अगर एक बार शक का कीड़ा किसी के दिमाग में घुस जाता है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है और वो कुछ न कुछ करके ही दम लेता है। इसी तरह से टाइम बीतता रहा और रामचंद्र का शक का कीड़ा बड़ा होता रहा और दिन प्रतिदिन घर के अंदर लड़ाई झगड़े बढ़ते रहे, यहाँ तक कि ये नौबत आ गई कि लड़ाई झगड़े मारपीट में भी बदल गए। रामचंद्र को उसके बेटे बेटियां बहुत ज्यादा समझाए, यहाँ तक कि उसकी बहू ने भी उसको बहुत ज्यादा समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और आप इन सारी चीजों को गलत तरीके से देख रहे हैं, मगर रामचंद्र भी कहाँ मानने वाला था। जब भी लड़ाई होती तो रामचंद्र अपनी बीवी को मारता और मारने के बाद उसका गला पकड़ लेता और उसको यह भी कहता
कि तुझे शर्म नहीं आती कि अपने बच्चे के उम्र के अपने खुद के दामाद से तुम नाजायज संबंध रख रही हो, अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही हो। जिस पर सोनबाई भी उसको जवाब देते हुए ये कहती थी कि तुम तो बेशरम हो और तुमने मेरे बच्चों के सामने मुझे भी बेशरम कर दिया है। तुम्हें ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि मैं अपनी खुद की बेटी का घर बर्बाद करूंगी, मैं अपनी खुद की बेटी के पति के संग नाजायज संबंध रखूंगी और मेरे खुद के बच्चों को खिलाने की मेरी उम्र है और उस उम्र में मैं किसी के साथ नाजायज संबंध रखूंगी और वो भी खुद के दामाद के साथ। ये सारी चीजें सोचने में तुम्हें तो शर्म नहीं आती, लेकिन तुमने खुद के साथ साथ मुझे भी बेशरम बना दिया है कि मुझे ये सारी बातें अपने मुंह से बोलनी भी पड़ रही हैं। ये कहते हुए सोनबाई ये भी कहती थी कि भगवान मुझे मार भी नहीं देते हैं कि इन सारे झंझट से मेरा नाता खत्म हो जाए। इसी तरह से दिन बीतते गए और घर में रोज रोज लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इसके बाद 9 अक्टूबर 2015 का दिन आया, जिस दिन उस कीड़े ने एक जहरीले सांप का रूप ले लिया और उस सांप ने सोनबाई को डस लिया और उस दिन सोनबाई इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस दिन हुआ क्या कि रामचंद्र सुबह सुबह कहीं बाहर से घर पर आया और रोज की तरह घर के दोनों बेटे यानी कि राजेश और उमेश अपना खाना पीना खा करके नौकरी के लिए निकल गए। राजेश की बीवी सुनीता अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थी। उसी वक्त जब रामचंद्र घर आता है तो किसी बात पर उसकी बीवी से उसका झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़ा होते होते झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सोनबाई ने ये कहा कि भगवान मुझे मार ही क्यों नहीं देते कि ये सारी चीजें मुझे बार बार नहीं सुननी पड़ती। और ये बोलते हुए वो झगड़े को टालने के वजह से घर से बाहर निकलती है और जाकर के बर्तन धोने लगती है। और ये बात उसकी यानी कि सोनबाई की ये बात सुनने के तुरंत बाद रामचंद्र इतना ज्यादा गुस्से में लाल हो जाता है कि वो घर के अंदर रखी हुई कुल्हाड़ी उठा करके ले आता है और उसको जब कुल्हाड़ी उठाते हुए उसकी बहू ने यानी कि सुनीता ने देखा तो उसने तुरंत अपने पति राजेश को फोन करके ये सारी बातें बताई कि घर में क्या हो रहा है। अभी सुनीता राजेश से बात कर ही रही थी कि तभी रामचंद्र उसके पास पहुंचता है और उससे कहता है कि तुम बच्चों को लेकर के कमरे के अंदर चली जाओ। और रामचंद्र की ये बात बोलते ही वो तुरंत कमरे के अंदर चली जाती है, क्योंकि वो रामचंद्र के गुस्से के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती रहती है। सुनीता जैसे ही बच्चों को लेकर कमरे में जाती है, रामचंद्र कमरे को बाहर से बंद कर देता है और कुल्हाड़ी लेकर के सीधा सोनबाई के पास पहुंच जाता है और कहता है, ये जो तुम बार बार कहती हो कि भगवान मुझे मार ही क्यों नहीं देते, तो ये लो, आज मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर ही देता हूं। अभी सोनबाई कुछ बोल पाती उसके पहले ही रामचंद्र ने कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से उसके सर पर दे मारी। जैसे ही कुल्हाड़ी सोनबाई के सिर पर लगी, वो काफी तेज आवाज में चीखते हुए वहीं पर जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद रामचंद्र बहुत ही बेरहमी से उसको घसीटता हुआ कमरे के अंदर लाता है और उसके बाद उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और उन हदों को पार करते हुए उसने सोनबाई का पहले तो सिर काटा और उसके बाद उसके पूरे शरीर के 4 टुकड़े उसी कुल्हाड़ी से कर दिए। और इसके बाद रामचंद्र सोनबाई का कटा हुआ सिर ले जा करके तालाब में फेंकना चाहता था, जिसको ले करके वो सड़क पर जा रहा था जिस वक्त वो लोग उसके पीछे लगे थे और जिस वक्त उसको पुलिस वालों ने पकड़ा था। ये सारी चीजें जानने के बाद उसकी प्रॉपर केस फाइल तैयार की गई और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश करके सजा दिला करके उसको जेल में बंद कर दिया गया। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।